नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आज मेरे साथ हैं। हेलो। आज के टॉपिक के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल पर मजेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, यानी नेचर ऑफ मैटर। हाँ, ये टॉपिक अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ रट लेते हैं। बिल्कुल, पर आज हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। ये ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों जानना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली स्लाइड पर आते हैं। इसका शीर्षक है पदार्थ क्या है, What is matter। हाँ, तो देखो, सबसे सीधी सादी परिभाषा ये है कि हमारे आसपास की हर वो चीज जिसमें वजन हो, हाँ यानी मास हो, और जो जगह घेरती हो यानी जिसमें वॉल्यूम हो, उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। अच्छा, जैसे पत्थर, पानी, हवा, ये सब। सर, इसमें एक दिलचस्प बात लिखी है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इसे पंच तत्व में बांटा था। हाँ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये एक तरह से दुनिया को देखने का उनका तरीका था। एक अर्ली क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। मेरा एक सवाल है, अगर हवा पदार्थ है तो फिर खुशबू या गंध पदार्थ क्यों नहीं है? वो भी तो पूरे कमरे में फैल जाती है, मतलब जगह तो वो भी घेर रही है। बहुत अच्छा सवाल है और ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। देखो, गंध अपने आप में कोई चीज नहीं है। अच्छा। वो उन बहुत ही छोटे कणों का एहसास है जो किसी पदार्थ से निकलकर हवा में फैलते हैं। जैसे अगरबत्ती की खुशबू, वो अगरबत्ती के धुएं के कणों की वजह से है। ओह, तो वो कण पदार्थ है, खुशबू खुद नहीं। गॉट इट। अरे, यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, और ये तुम्हारे सवाल से सीधे जुड़ा है। इस पर ध्यान दो, इसमें साफ लिखा है प्यार, गंध, विचार या ठंड पदार्थ नहीं है। क्योंकि ये सब फीलिंग्स या स्टेट्स हैं। बिल्कुल, इनका न तो कोई द्रव्यमान होता है, ना ही ये कोई जगह घेरते हैं। परीक्षा में अक्सर ऐसे ही ऑप्शंस देकर कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। सही, ये केमिस्ट्री के सबसे बड़े विचारों में से एक है। पहले लोग सोचते थे कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटिन्यूअस होता है, मतलब उसे तोड़ते जाओ वो वैसा ही रहेगा। हाँ, पर बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। पदार्थ वो रेत के ढेर की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और स्लाइड में लिखा है कि ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसका पोटेशियम परमैंगनेट वाला उदाहरण तो कमाल का है कि उसका बस एक छोटा सा क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकता है। सोचो, वो एक क्रिस्टल कितने अरबों खरबों कणों में टूटा होगा। पर मेरा एक सवाल है, अगर ये कण इतने छोटे हैं तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कैसे किया, मतलब बिना देखे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका जवाब है अप्रत्यक्ष प्रमाण, यानी इनडायरेक्ट एविडेंस। अच्छा। उन्होंने सीधे कणों को नहीं देखा, बल्कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों को देखा। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का फैलना, ये तभी मुमकिन है जब वो छोटे छोटे कणों से बना हो। समझ गई, मतलब रिजल्ट को देखकर कॉज का अंदाजा लगाया। देखिए, यहाँ फिर से एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, इसे नोट कर लो। पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। कणों की 3 मुख्य विशेषताएं। मुझे लगता है ये पिछले टॉपिक से ही जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 नियम बताते हैं कि ये सूक्ष्म कण असल में करते क्या हैं। पहली विशेषता, कणों के बीच खाली जगह होती है, जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। सही। दूसरी है निरंतर गति, मतलब ये कण कभी रुकते नहीं। हाँ, हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। और तीसरी है आकर्षण, यानी कण एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं। एकदम सही। और एक और पॉइंट है कि तापमान बढ़ाने पर इनकी गति, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और तेज हो जाती है। मेरा सवाल पहले पॉइंट से है। क्या इसका मतलब यह है कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी का लेवल इसलिए नहीं बढ़ता? बोलो। क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाके फिट हो जाते हैं। बिल्कुल सही समझा। एग्जैक्टली यही होता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि द्रव के कणों के बीच खाली जगह होती है। अरे वाह, ये तो बहुत कूल है। यहाँ का एग्जाम अलर्ट तो एक परिभाषा लग रही है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी परिभाषा है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। डिफ्यूजन। हाँ, या पानी में स्याही की एक बूंद का घुलना, ये सब डिफ्यूजन है। ठीक है,
अब जब हम कणों का बर्ताव समझ गए हैं तो पदार्थ की अवस्थाओं पर आते हैं। अगली स्लाइड है ठोस, सॉलिड। हाँ, ठोस की पहचान बहुत सीधी है। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड। हाँ, ये दृढ़ यानी रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता। लेकिन सर, इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, स्पंज। वो तो ठोस है पर उसे हम आसानी से दबा सकते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा पॉइंट है। देखो, स्पंज ठोस है लेकिन उसकी बनावट में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है। अच्छा। जब हम उसे दबाते हैं तो हम असल में उन छेदों से हवा को बाहर निकालते हैं। पदार्थ खुद नहीं दबता। समझ गई। तो फिर रबर बैंड का क्या? वो भी तो ठोस है पर खींचने पर उसका आकार पूरी तरह बदल जाता है। बेहतरीन सवाल। और तुम्हारा ये सवाल सीधा एग्जाम अलर्ट को टारगेट करता है। जरा देखो उसमें क्या लिखा है। और हाँ, रबर बैंड भी ठोस है। बल लगाने पर आकार बदलता है पर बल हटाने पर वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। बिल्कुल, कीवर्ड है वापस आ जाना। वो अपना आकार स्थायी रूप से नहीं बदलता, इसलिए वो ठोस ही है। अच्छा, तो ये उसकी इलास्टिसिटी का गुण है। समझ गए। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। द्रव यानी लिक्विड। द्रव की कहानी थोड़ी अलग है। इनका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार नहीं। वॉल्यूम फिक्स्ड पर शेप नहीं। हाँ, तुम इसे जिस बर्तन में डालोगी ये उसी का आकार ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके कणों में आकर्षण बल ठोस से कमजोर होता है। और स्लाइड में लिखा है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण द्रवों में संभव है और ये तरल यानी फ्लूइड होते हैं। एकदम सही। सर, ठोस का द्रव में विसरण तो समझ आता है, जैसे पानी में चीनी, पर गैस का द्रव में विसरण कैसे होता है, इसका कोई उदाहरण है? क्यों नहीं। और तुम्हारा सवाल फिर से सीधा एग्जाम अलर्ट से जुड़ा है, जरा उसे पढ़ो। अच्छा, जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही सांस ले पाते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन का घुलना गैस का द्रव में विसरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूरी समुद्री जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था पर आते हैं। अगली स्लाइड है गैस के बारे में। हाँ, गैस की सबसे बड़ी पहचान है इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी। मतलब इन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। हाँ, गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन। इसके कणों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगभग न के बराबर होता है। और इसीलिए वो बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं, जैसे हमारे घर का एलपीजी सिलेंडर। बिल्कुल, इसी गुण की वजह से हम एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस भर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसके अंदर गैस पर इतना दबाव डाला जाता है कि वो लिक्विड बन जाती है। बिल्कुल सही। इसीलिए तो उसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कमाल है। इसका एग्जाम अलर्ट भी बहुत उपयोगी लग रहा है। हाँ, वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। ये कंप्रेसिबिलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल अगली स्लाइड पर है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? और इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम तापमान या दाब बदलकर ऐसा कर सकते हैं। तापमान बढ़ाने का उदाहरण तो हम रोज देखते हैं। बर्फ पिघलकर पानी बनती है और पानी उबलकर भाप बन जाता है। स्लाइड में 2 जरूरी तापमान दिए हैं, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सही। होता यह है कि तापमान बढ़ाने से कणों की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देते हैं और ज्यादा आजादी से घूमने लगते हैं। बिल्कुल, जिससे अवस्था बदल जाती है। सर, हम आमतौर पर तापमान डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, पर यहाँ के यानी केल्विन लिखा है। ये क्या है? अच्छा सवाल। केल्विन तापमान की एसआई यूनिट है। वैज्ञानिक इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट स्केल है। और देखो, एग्जाम अलर्ट में इसे बदलने का फॉर्मूला भी दिया है। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के और K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये तो परीक्षाओं के लिए बहुत काम का फॉर्मूला है। बिल्कुल, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, अगली स्लाइड का नाम बड़ा मजेदार है, गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट, छिपी हुई गर्मी। हाँ, क्योंकि ये सच में छिपी हुई होती है। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा होता है, जैसे जब बर्फ पिघल रही होती है, तापमान नहीं बढ़ता। हाँ, हम उसे लगातार गर्मी देते रहते हैं, फिर भी थर्मोमीटर पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? तो वो गर्मी जा कहाँ रही है? वो गर्मी वो तापमान बढ़ाने के बजाय कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। ओह, इसीलिए इसे
गुप्त या छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। बिल्कुल। मतलब जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाएगी, पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। यही लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। समझ गई। इसका एग्जाम अलर्ट तो बहुत जरूरी लग रहा है। बहुत ही ज्यादा है। इसमें लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी के तुलना में 100 डिग्री की भाप से जलने पर ज्यादा जलन होती है। क्योंकि भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा छिपी होती है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत जरूरी बात है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक बहुत ही खास प्रक्रिया है। इसमें कुछ पदार्थ गर्म करने पर लिक्विड बने बिना बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण दिए हैं कपूर और अमोनियम क्लोराइड। हम पूजा में कपूर जलाते हैं, वो पिघलता नहीं, सीधा गायब हो जाता है। एकदम सही। मेरे घर में मम्मी ऊनी कपड़ों के साथ कुछ सफेद गोलियां रखती हैं, जो कुछ महीनों बाद अपने आप गायब हो जाती हैं। क्या वो भी सब्लिमेशन है? बिल्कुल। तुम्हारा ये सवाल सीधा एग्जाम अलर्ट पर है। हाँ। वो नैफ्थलीन की गोलियां होती हैं। हाँ, इसमें लिखा है नैफ्थलीन की गोलियां समय के साथ बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती हैं। शाबाश। तुमने रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण को सीधे विज्ञान से जोड़ दिया। बहुत मजा आ रहा है। अगली स्लाइड का सवाल है, क्या दाब प्रेशर से अवस्था बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। अगर हम किसी गैस पर दाब बढ़ाएं और साथ में तापमान घटाएं, तो हम उसके कणों को पास आने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल, जिससे वो द्रव में बदल सकती है। इसमें शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का जिक्र है। ये क्या होती है? ड्राई आइस और कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2। अच्छा। जब इसका दाब कम किया जाता है तो ये बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाती है। हो, तो इसे ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साधारण बर्फ की तरह पिघलकर गीला नहीं करती। बिल्कुल सही पकड़ा, यही कारण है। समझ गई। इसका एग्जाम अलर्ट तो यूनिट्स के बारे में है। हाँ, दाब का SI मात्रक पास्कल है और 1 ATM यानी वायुमंडलीय दाब 8.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये मान याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब अगली स्लाइड है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन वर्सेस क्वथनांक, बॉइलिंग। ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। वाष्पीकरण बॉइलिंग पॉइंट से कम यानी किसी भी तापमान पर होता है। और ये एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमेना। हाँ, मतलब सिर्फ सतह के कण ही गैस बनकर उड़ते हैं, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है जिसमें पूरा द्रव एक साथ उबलता है। और इसके कारक है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर यह तेज होता है, जैसे कपड़े फैलाकर सुखाना। सही। और तापमान और हवा की गति बढ़ने पर भी ये तेजी से होता है। एकदम सही। तो फिर बारिश के मौसम में कपड़े इतनी देर से क्यों सूखते हैं? अच्छा सवाल है। उसका जवाब सीधा चौथे कारक और एग्जाम अलर्ट में है। ओ हाँ, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हवा में पहले से ही पानी के कण होते हैं। बिल्कुल। हवा की और पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात थी। अगली स्लाइड है, वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण गैस बनने के लिए जरूरी ऊर्जा अपने आसपास की सतह से सोख लेते हैं। और जब किसी सतह से गर्मी निकल जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे मटके का पानी ठंडा रहता है या हथेली पर एसीटोन डालने से ठंडक लगती है। हाँ, दोनों ही मामलों में पानी या एसीटोन मटके की सतह या हमारी हथेली से गर्मी लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब हमें पसीना आता है और फिर हवा चलती है तो जो ठंडक महसूस होती है, क्या वो भी इसी वजह से है? बिल्कुल। पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखने का कुदरती तरीका है। पसीना हमारे शरीर की गर्मी लेकर उड़ जाता है। और देखो, एग्जाम अलर्ट भी इसी से जुड़ा है। हाँ, गर्मियों में सूती कपड़े पसीना आसानी से सोखकर वाष्पीकरण में मदद करते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। वाह, सब कुछ कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये तो आखिरी स्लाइड है। आज हमने क्या सीखा? हाँ, ये एक क्विक रिकैप है। हमने सीखा कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उनका व्यवहार उनके कणों के आकर्षण बल और गति पर निर्भर करता है। हाँ, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होता है। हमने ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन के बारे में भी सीखा, जो ठोस से सीधा गैस बनना है। और वाष्पीकरण इवेपोरेशन, जो एक सतही परिघटना है और जिससे हमेशा कूलिंग होती है। बहुत बढ़िया, तुमने सारे मुख्य बिंदु पकड़ लिए। यहाँ का एग्जाम अलर्ट तो पूरे चैप्टर का सार लग रहा है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है।
किसी भी पदार्थ की अवस्था दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है, दाब और तापमान। प्रेशर एंड टेम्परेचर। बिल्कुल। परीक्षा के लिए ये लाइन हमेशा याद रखना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तुमने बहुत अच्छे और गहरे सवाल पूछे। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। आपके पढ़ाने के तरीके से सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। ये सिर्फ याद करने वाला चैप्टर नहीं बल्कि समझने वाला है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अलविदा। बाय बाय।